हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आर के वाई पीसीएस क्लासेज में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी जो कि आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो आप सभी दोस्तों का हमारी जो क्लासेस पे स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी क्लास को देख सके। तो हम शुरू कर रहे हैं जो राजस्थान का जो पॉलिटी था उसमें हमने राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ा दिया था। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की जो शक्तियाँ थी आर्टिकल 154 के अनुसार, तो वो हमने पढ़ा दी थी। उसमें हमने राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो पढ़ ली थी। उसके बाद व्यवस्थापिका शक्ति चल रही थी अपनी। तो व्यवस्थापिका शक्ति के अंतर्गत हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो अध्यादेश के बारे में स्टार्ट किया था। तो जैसे हम पढ़ रहे थे तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण अध्यादेश का टॉपिक रह गया था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अध्यादेश के टॉपिक से। तो हमने पढ़ रहे थे राज्यपाल का जो अध्यादेश है। तो जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 213 के अनुसार हम पढ़ रहे थे। अध्यादेश हमारा टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल। तो राज्यपाल में पढ़ रहे थे अध्यादेश। 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 अध्या अध्यादेश। ये आर्टिकल 213 यानी अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213। दोस्तों राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अनुसार दी गई है। और जो केंद्र में राष्ट्रपति को दी गई है वो आर्टिकल 124 के अनुसार दी गई है। तो हम जो राज्यपाल को अध्यादेश किस प्रकार पारित करता है और किस समय वो अध्यादेश जारी करता है, इसके पास कौन कौन सी शक्तियां है, तो ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे अध्यादेश के बारे में। तो दोस्तों जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश तो कब जारी करता है? तो राज्यपाल अध्यादेश जब जारी करता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा। विधानमंडल में कौन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद। तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है। क्यों करता है? तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और उसमें किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ी हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है। तो चलो हम लिखते हैं इसके साथ साथ ही कि अध्यादेश कब जारी करता है। आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ ही साथ, ताकि आपको पीछे से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी और आप नोट्स से रिवीजन करिए। तो दोस्तों एक बात है, आप जैसे नोट्स बनाते रहोगे ना तो उसके साथ साथ आपको क्या मैटर तैयार हो जाएगा आपका। तो आप पीछे आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इतना डीपली है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो 99% इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। मैं इस तरह पढ़ा दूंगा पॉलिटी कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। उससे क्या है, आपके पास जो कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने की जरूरत पड़े। और आप बाद में रिवीजन करोगे ना, जो बार बार रिवीजन करोगे तो आपका राज्यपाल का जो टॉपिक है इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए चाहे वो बाहर नहीं जाएगा और उसको आराम से सोल्व कर दोगे। तो आप अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें। अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें। स्पीड कम करें इसकी, उससे नोट्स बना ले, पर नोट्स बनाए साथ ही साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अध्यादेश कब जारी करता है? तो अध्यादेश जब जारी करता है जब जब विधानमंडल 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 का सत्र नहीं चल रहा हो और और अगर सरकार सरकार को किसी किसी कानून की जरूरत पड़े या पड़ जाए
तब राज्यपाल राज्यपाल अध्यादेश अध्यादेश जारी करता है, जो कि एक विधानमंडल के कानून बनाने के समान ही होता है। इसी प्रकार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद में देखो कि अध्यादेश का समय क्या है। इस अध्यादेश का समय क्या है, कितने समय तक अध्यादेश रहता है। तो इसका समय है कि जब विधानमंडल अपने सत्र में होगी, तो जो सत्र का प्रथम दिन होता है उससे 6 माह या 42 सप्ताह तक होता है। कितना होता है, सॉरी 6 सप्ताह और 42 दिन तक इसका समय होता है। यानी जब विधानमंडल का सत्र होगा तो उस सत्र के प्रथम दिन से 6 सप्ताह और 42 दिन तक इसका समय होता है। ये अध्यादेश का अपना समय होता है। तो लिखिए अध्यादेश का समय 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 क्या होता है इसका, 6 सप्ताह 6 सप्ताह और 42 दिन। 6 सप्ताह और 42 दिन होता है। कब से होता है, तो विधानमंडल के सत्र के प्रथम दिन से। विधान विधानमंडल विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिन से। सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिन से, यानी जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा ना, उसके प्रथम दिन से इसका समय होगा। अध्यादेश का जो राज्यपाल ने जारी किया था ना अध्यादेश, ये इसका समय होगा 6 सप्ताह या 42 दिन तक। यानी विधानमंडल का सत्र जो प्रारंभ होने के प्रथम दिन से 6 सप्ताह या 42 दिन तक इसका समय होता है। इसका समय होता है। अब इसके बाद में देखो क्या है अध्यादेश। यानी अध्यादेश कितने विषय पर बनाया जा सकता है, अभी देखते हैं। यानी राज्यपाल द्वारा कितने विषय पर अध्यादेश बनाया जा सकता है। तो अध्यादेश एक से अधिक बार जारी किया जा सकता है। यानी जैसे विधानसभा का सत्र नहीं है, तो राज्यपाल एक बार अध्यादेश जारी कर दिया, अब दूसरा कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो राज्यपाल को फिर दूसरा कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है नहीं है, तो राज्यपाल एक से अधिक बार अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल एक से अधिक बार अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी राज्यपाल एक से अधिक बार अध्यादेश जारी कर सकता है। तो हमने क्या देखा अध्यादेश के अंतर्गत, कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और अगर सरकार को किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है या जारी करता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार। तो इसका समय क्या होता है, इसका समय होता है 6 सप्ताह और 42 दिन। विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कितना होता है, 6 सप्ताह और 42 दिन। राज्यपाल एक से अधिक बार अध्यादेश जारी कर सकता है। अब जैसे राज्यपाल जो एक से अधिक बार अध्यादेश जारी तो कर सकता है, लेकिन क्या जो ये कानून बनाता है, राज्यपाल ये कानून बनाता है, तो इन कानून को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो दी जा सकती है। इसमें लिखते हैं कि राज्यपाल द्वारा
अध्यादेश के माध्यम से बनाए गए द्वारा बनाए गए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के माध्यम से बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी राज्यपाल ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को न्यायालय में क्या चुनौती दी जा सकती है, यानी उनका जो कानून का विरोध न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। तो हमने ये देखा अध्यादेश के बारे में। आप अपने नोट बनाए, साथ के साथ नोट कर लीजिए कॉपी में आपके। तो ये जो टॉपिक थे, इसके जो पॉइंट थे अध्यादेश के ये थे। तो पहला था विधानमंडल में सत्ता नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश बनाता है राज्यपाल। दूसरा था इसका समय होता है 6 सप्ताह 42 दिन, और कब से होता है तो विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के 15 दिन से होता है। इसके बाद राज्यपाल एक से अधिक बार अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखते हैं आगे वो क्या क्या इसके बारे में, अध्यादेश के बारे में। दोस्तों जो भी बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आप नोट साथ के साथ बनाते रहें, उससे आपको फिर बाद में फायदा होगा कि आपको आपके नोट से ही रिवीजन हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राज्यपाल किन विषय पर अध्यादेश बनाता है इसके बारे में भी लिखते हैं। तो राज्यपाल उन विषय पर अध्यादेश बनाता है जो विधानमंडल बनाती है, विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। लिखते हैं तो राज्यपाल उन या फिर उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन विषयों पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन विषयों पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में अध्यादेश जो भी अध्यादेश क्या अध्यादेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। वर्तमान में कई बार अध्यादेश का दुरुपयोग किया गया है। तो लिखिए वो कब कब किया गया है। एंड 2018 में 8 बार अध्यादेश पारित किया गया राज्यपाल के द्वारा। तो लिखिए अध्यादेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसे एन एग्जाम्पल, जैसे 2018 में 8 बार अध्यादेश लाया गया, किया गया, अध्यादेश बनाया गया या फिर कानून बनाया गया। 2018 में 8 बार, कितने बार? 8 बार। 2018 में कितने बार? 8 बार। और 2019 में 3 बार। 2019 में कितनी बार जारी किया गया? 3 बार। तो 2019 में कितनी बार जारी किया गया? 3 बार। 2020 में 8 बार, 8 बार।
तो इस प्रकार से इसका क्या किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सदस्यों की जो शक्तियों का उपयोग केवल संकटकालीन परिस्थितियों में करने के लिए किया गया था। अब इसका जो क्यों बनाया गया अध्यादेश, क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण था? तो जैसे कोई आपातकाल हो, जैसे कोई सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, तो उस समय सभा जो विधान मंडल है अपना उस स्तर में नहीं होता है। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने सोचा है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, किस प्रकार अगर जैसे सरकार को कानून की जरूरत पड़ जाए तो फिर कानून कौन बनाएगा। तो उन परिस्थितियों के माध्यम से देखते हुए ही ये अध्यादेश का नियम जारी किया गया अनुच्छेद 213 में। लेकिन इसका वर्तमान में क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे किया गया 2018 में 8 बार अध्यादेश जारी किया गया। अब जब से कोई कारण भी नहीं था, 2019 में 3 बार, 2020 में 8 बार, इस प्रकार क्या किया जा रहा है, अध्यादेश का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप ये टॉपिक है जो पॉइंट अध्यादेश के वो लिख लिए साथ के साथ। पहला कौन सा है जो मैंने लिखवाया था, तो ये कौन सा है, राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन विषयों पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। और अध्यादेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। 2018 में अध्यादेश का 8 बार दुरुपयोग किया गया, 2019 में 3 बार किया गया और 2020 में 8 बार इसका दुरुपयोग किया गया। तो ये क्या है, व्यवस्थापिका के अनुसार ये क्या है, राज्यपाल की शक्तियां। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर की क्या नियुक्ति, क्या पढ़ेंगे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। आखिर क्यों की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति? देखिए दोस्तों, विधानसभा जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें विधानसभा के एमएलए आए नए, जो विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं, यानी जनता द्वारा प्रत्येक रूप से उनका निर्वाचन किया गया है। तो उन जो एमएलए आए हैं तो उस समय विधानसभा में जो अध्यक्ष है उसका क्या होता है, पद खाली होता है। तो अब उनको शपथ कौन दिलाए, भाई जो एमएलए आएंगे उनको शपथ कौन दिलाए, तो उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक वरिष्ठ विधायक, जो कि विधानसभा में वरिष्ठ हो, यानी ज्यादा से ज्यादा बार निर्वाचित हुआ हो। अब वो जो राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त किया जाता है जो व्यक्ति, वो क्या होता है, वही क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। उसके द्वारा क्या, जो शपथ दिलाई जाती है किसको, जो विधायक होते हैं उनको। अब जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो क्या स्थायी होता है, नहीं वो स्थायी नहीं होता, तो अस्थायी होता है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। तो हम उसके बारे में देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्ति करता है, इसकी क्या नियुक्ति है, तो इसमें लिखिए आप, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक नई विधानसभा में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक नई विधानसभा में या विधानसभा के गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक नई विधानसभा के गठन से सबसे अनुभवी, यानी गठन में जो सबसे अनुभवी, जो सबसे अनुभवी या वरिष्ठ विधायक होता है, गठन में सबसे अनुभवी या वरिष्ठ विधायक को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, किसे करता है, तो नई विधानसभा में जो एमएलए आते हैं उनमें से जो वरिष्ठ या सबसे अनुभवी एमएलए होता है, विधायक होता है, उनको क्या करता है, राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। और इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है,
प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यानी इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? बाकी जो अन्य विधायक है तो उनको ये शपथ दिलाता है। इन बाकी जो अन्य विधायक रह गए तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? विधानसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। अब इसका कार्य बता दिया मैंने, फिर भी लिख लेते हैं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है यानी विधानसभा में, विधानसभा की जो बैठकें हैं। अच्छा, विधानसभा में पता है कि जो निर्वाचन हो रहा है उस समय स्थायी अध्यक्ष नहीं है। अब उसकी विधानसभा में जो बैठक, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है अस्थायी रूप से? प्रोटेम स्पीकर। तो विधानसभा में जो बैठकों की अध्यक्षता है, विधान सभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है। विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करता है, लेकिन ये सदस्यों को शपथ राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में दिलाता है। यानी शपथ कैसे दिलाता है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर दिया, तो राज्यपाल का जो प्रतिनिधित्व इसके पास प्राप्त है, इसी के माध्यम से क्या करता है, ये विधानसभा के अन्य सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। अब जो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? यानी सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर, यानी जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, राजस्थान प्रथम प्रोटेम स्पीकर, राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। और वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? या फिर एक बार ये देख लो 15वीं विधानसभा के, 15वीं विधानसभा के 15वीं विधानसभा के कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अब वर्तमान में कौन है? अभी आपको पता है कि नए चुनाव हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, आपको ध्यान है इस बात का। तो अभी जो प्रोटेम स्पीकर कौन थे, उनका क्या नाम था? तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ। कौन थे? कालीचरण सराफ। कौन थे? कालीचरण सराफ। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ। अब ये पूछ लिया आपको कि प्रोटेम स्पीकर इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कहीं से, भाई प्रोटेम स्पीकर की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है। तो लिखिए इसकी प्रक्रिया फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई है इसकी प्रक्रिया? फ्रांस से ली गई है। इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। अब मैंने लिखा है कि ये राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ दिलाता है।
इस बात का मेंशन कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ दिलाता है, ये आ जाए कहीं। इसका मेंशन कौन से आर्टिकल में है? तो इसका मेंशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 188। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 188 में। तो मैंने बताया कि ये प्रोटेम स्पीकर की प्रक्रिया है, इसमें राज्यपाल द्वारा नए विधानसभा के गठन पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। वो किस माध्यम से की जाती है कि या तो अनुभवी, सबसे अनुभवी हो या वरिष्ठ विधायक हो, तो उसकी राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तब तक करता है जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, यानी जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं बनता तब तक कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ये राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्टिकल 188 पर राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में अन्य सदस्य को क्या करता है? ये विधानसभा जो सदस्य है अन्य, उनको क्या करता है? ये शपथ दिलाता है। किसके प्रतिनिधित्व के रूप में? राज्यपाल के प्रतिनिधित्व के रूप में ये शपथ दिलाता है। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे राजस्थान में? जब राजस्थान में प्रथम जो विधानसभा गठित हुई ना, विधानमंडल, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कौन थे प्रोटेम स्पीकर? महाराजा संग्राम सिंह। और 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। और वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। आप साथ के साथ इसको अपने नोट्स कंप्लीट करते जाएं, नोट्स में नोट करते जाएं, ताकि आपको बाद में फिर रिवीजन की जरूरत पड़े, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। और ये गारंटी है, आपको एक बार ही पढ़ लिया ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और साथ के साथ नोट्स बना लिया, तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म है ये। और इससे क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, ना तो गया है ना जाएगा। आप देख लो कहीं प्रीवियस जगह जो क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना, क्वेश्चन इनमें से आए हैं, बाहर नहीं गए बिल्कुल। जितना हो सके उतना डीपली लेके चल रहा हूँ मैं आपको, बस आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाएं, उससे आपका ही फायदा है। आपको केवल नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना पड़ेगा, और आपका आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बार बार रिवीजन करोगे तो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सर दोस्तों टेक्निकल इश्यू आ गया थोड़ा सा इस चीज से, तो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब विधानमंडल में सदस्य होते हैं, जो विधानमंडल में जो निर्वाचित होकर सदस्य आए हैं, तो उनकी जो निर्भरता यानी उनकी योग्यता समाप्त करने का राज्यपाल के पास क्या प्रावधान है, उसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 192 यानी अनुच्छेद 192, अनुच्छेद अनुच्छेद 192 के अनुसार इसमें क्या है? मतलब सदस्यों की निर्भरता समाप्त करने का प्रावधान। सदस्यों, अब कौन से सदस्य हो ये भी लिख लो आगे। विधानसभा के सदस्य, विधान विधान मंडल सदस्यों की निर्भरता समाप्त का क्या प्रावधान है राज्यपाल के पास? तो इस इस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की, विधानमंडल के सदस्यों की, विधानमंडल के सदस्यों की, विधानमंडल के सदस्यों की क्या करते हैं? कोई किसी भी रूप से जो परिस्थितियां होती है उनमें इनकी क्या करते हैं? सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। जैसे कोई भी कंडीशन आ जाए तो राज्यपाल क्या करता है? आर्टिकल 192 के अनुसार जो विधानमंडल के सदस्य हैं, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती है, तो इन दोनों सदनों में जो सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता उनको समाप्त करने का जो शक्ति है समाप्त करने की, वो कौन से आर्टिकल के अनुसार है? आर्टिकल 192 के अनुसार। अब क्या क्या कारण है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण लिखेंगे साथ के साथ हम। जो पहला कारण है वो है पहला, जो भी कारण है वो है, तो पहला कारण क्या है कि अगर वह कौन? वो सदस्य, विधानसभा सदस्य, अगर वह भारतीय
नागरिक नागरिक नहीं हो नहीं हो यानी वो सदस्य अगर भारत का नागरिक नहीं होगा तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। दूसरी है कि किसी लाभ का पद धारण कर ले। लाभ का पद धारण करने पर या फिर लाभ के पद पर होने पर, लाभ के पद धारण करने पर भी राज्यपाल क्या कर सकता है, इनकी सदस्यता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तीसरी है किसी भी न्यायालय किसी भी न्यायालय द्वारा विकसित घोषित करने पर, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित करने पर भी राज्यपाल क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, यानी विकसित घोषित करने पर। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया ना कि राज्यपाल दिवालिया या पागल घोषित करने पर भी क्या कर सकता है, सदस्यता समाप्त कर सकता है। यानी किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित करने पर, पागल या दिवालिया घोषित करने पर। दोस्तों ये चार आधार है इसके सदस्यता समाप्त करने के, आर्टिकल 192 के अनुसार कौन कौन से हैं। यानी इन आधारों पर ही राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। किन किन आधार पर कर सकता है कि अगर वह भारत का नागरिक नहीं हो तो कर सकता है, लाभ का प्रावधान करने पर भी कर सकता है, और किसी भी न्यायालय द्वारा विकसित घोषित करने पर भी कर सकता है। साथ ही पागल और दिवालिया घोषित होने पर भी वह उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अब आगे कुछ पॉइंट है जिसे आप नोट लगाकर लिखोगे। नोट क्या पॉइंट है वो दोस्तों, ऐसा कैसे जो आप उतारते रहो अपने नोट्स में, ताकि ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे आपके। आप बाद में रिवीजन भी करोगे तो आराम से समझ में आएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और समझ में भी आएगा, बिल्कुल कंफर्म है ये। अब क्या निर्णय, यानी सदस्य जी समाप्त करने का निर्णय राज्यपाल कहाँ से लेगा, भाई कहीं से तो लेगा ना उसको। तो ये निर्णय लिखो, यह निर्णय कौन सा निर्णय, निर्भरता का निर्णय। यह निर्णय राज्यपाल यह निर्णय राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर लेगा। कैसे लेगा, राज्यपाल निरंतर समाप्त करने का, तो ये निर्णय राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर लेगा। दूसरा नोट लिखिए, साथ के साथ उतारते रहो दोस्तों अपने नोट्स में। दल बदल की स्थिति में, लिखिए दल बदल की स्थिति में, दल बदल की स्थिति में सदस्य की सदस्यता के समाप्त, दल बदल की स्थिति में सदस्य की सदस्यता के समाप्त, सदस्यों की सदस्यता के सदस्य की सदस्यता के समाप्त करने संबंधित
करने संबंधित दल बदल की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने संबंधित सदन का अध्यक्ष और सभापति होगा। यानी इस आधार पर राज्यपाल इनकी सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता। दल बदल के आधार पर सदस्यता कौन समाप्त कर सकता है? उस सदन का अध्यक्ष, यानी जो भी सदन होगा उसका संबंधित अध्यक्ष, संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। याद रखना दोस्तों, अगर वह भारत का नागरिक नहीं हो, लाभ के पद धारण करने पर और किसी न्यायालय द्वारा विकसित घोषित करने पर, पागल या दिवालिया घोषित करने पर, तो और ये जो 4 आधार है, इस आधार पर तो राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल की सदस्यता, जो सदस्य उनकी सदस्यता समाप्त कर देगा। लेकिन दल बदल के आधार पर, ध्यान रखना, दल बदल के आधार पर सदस्यता समाप्त कौन करेगा? ओनली संबंधित सदन, जैसे कोई विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका जो अध्यक्ष होगा वही सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दल बदल के आधार पर विधानसभा में सदस्यों की सदस्यता या निर्भरता कौन समाप्त करेगा? तो कई बार हमारा हाथ कहाँ जाता है? डायरेक्ट राज्यपाल के ऊपर। लेकिन राज्यपाल नहीं करेगा, जो सदन का अध्यक्ष होगा वही क्या करेगा? सदस्यता समाप्त करेगा। तो ये हमारे जो टॉपिक थे राज्यपाल के जो शक्तियों के संबंधित, वो हमने देखे क्या क्या थे। अब राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति है हमने पढ़ा, व्यवस्था कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका विधायी शक्तियां। अब कौन सी पढ़ेंगे हम? न्यायपालिका शक्तियां। कौन सी? न्यायपालिका शक्तियां। दोस्तों मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, आपको इतना डीपली पढ़ाया है कि उतना सफिशिएंट है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है जो भी पढ़ा है। अब तीसरी तो कौन सी शक्ति है? वो है न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति है राज्यपाल की? न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति है राज्यपाल की? न्यायिक शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। हमने राज्यपाल की शक्ति पढ़ी है, न्यायिक शक्ति। दोस्तों राज्यपाल में हमने पढ़ लिया कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 154 के अनुसार हमने पढ़ी शक्तियां। उसमें कार्यपालिका शक्ति पढ़ ली हमने, व्यवस्थापिका शक्ति पढ़ ली। अब तीसरी कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति क्या है राज्यपाल की? न्यायिक शक्ति। तो देखो दोस्तों, लिखिए आप साथ के साथ अनुच्छेद 219, साथ के साथ लिखते रहो, फिर आपको समझा भी दूंगा बाद में। अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। यानी अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल न्यायाधीशों क्या करता है? ये न्यायिक शक्ति है ये राज्यपाल की, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। इसके बाद ये शपथ दिलाता है और व्यवहार पूर्वक, यानी व्यवहार में राज्यपाल, यानी व्यवहार में राज्यपाल जो हाई कोर्ट है, मतलब जो न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाता है। व्यवहार में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। यानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है? शपथ दिलाता है। एन आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, लेकिन व्यवहार में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ
दिलाता है। अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब ये बताओ, अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अन्य न्यायाधीश को क्या शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो लिखिए, अन्य अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दिलाता है। तो ये राज्यपाल की न्याय शक्ति के अंतर्गत एक पॉइंट था जो था कि अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। व्यवहार में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही राज्यपाल शपथ दिलाता है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये न्याय शक्ति का पहला पॉइंट था दोस्तों। इसके बाद में लिखिए दूसरा पॉइंट क्या था कि अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 के तहत अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अनुसार जिलाधीशों के जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जिलाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर की जाएगी। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाएगी। सिफारिश पर की जाएगी। यानी आर्टिकल 233 के तहत जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके आधार पर? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के द्वारा जो जिला न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। तो ये न्याय संबंधी शक्तियां थी राज्यपाल की। अब इसमें न्याय संबंधी शक्तियां में राज्यपाल के और स्टेप देखिए आगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहे, उसमें लिखते भी रहे साथ के साथ कि न्याय शक्तियां क्या क्या थी। ये एज जो जैसे का जैसे टॉपिक है ना वैसे का वैसा, जैसे पॉइंट लिख रहा हूँ ऐसा का ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि आर्टिकल 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और किसकी सिफारिश के आधार पर दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर शपथ दिलाता है। आर्टिकल 219 में क्या दे रखा है ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आर्टिकल 219 में राज्यपाल न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। किसको? न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। और व्यवहार में केवल मुख्य न्यायाधीश को ही शपथ दिलाता है, बाकी अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? शपथ दिलाता है। अब आगे देखते हैं न्याय शक्तियों में क्या क्या शक्तियां हैं इसकी। एक मिनट। अब आगे देखते हैं न्यायाधीशों में क्या क्या शक्तियां, सॉरी न्याय शक्ति में इसकी राज्यपाल की क्या शक्ति है। और तो न्याय शक्ति में राज्यपाल की समाधान शक्ति भी आती है। क्या आती है? समाधान की शक्ति। वो देख लेते हैं। समाधान की शक्ति दोस्तों, जितना हो सके टॉपिक में जितना मैटर पूरा पूरा लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी साथ के साथ लिखते रहें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो। और साथ ही साथ हमारे जो RKY PCS क्लासेस इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके।
अब जो कौन सी शक्ति है इसकी, तो राज्यपाल की समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति किसके अनुसार, आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के अनुसार न्यायिक शक्ति में राज्यपाल की समाधान की शक्ति भी इंक्लूड है, यानी वो भी इसमें आती है। अब राज्यपाल की समाधान की शक्ति क्या क्या है, कितने पॉइंट है, तो इन जो आर्टिकल 161 है इसमें हम पॉइंटों के आधार पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इस समाधान शक्ति में क्या क्या दे रखा है, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। साथ के साथ जैसे हम पॉइंट 1 देखेंगे तो इसमें ये होगा, 2 देखेंगे, यानी कुछ पॉइंटों में इस समाधान शक्ति को कंप्लीट कर लेंगे हम। हाँ तो न्यायिक शक्ति ही है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेंगे हम समाधान शक्ति को। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा इसका समा, यानी इस समाधान शक्ति के अंदर पहला पॉइंट क्या होगा, समा। अब समा का मतलब क्या होता है, समा का मतलब होता है कि पूर्ण माफ कर सकता है, यानी पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। पूर्ण, किसी भी आरोपी को अगर सजा हुई है तो राज्यपाल के पास ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 161 के अनुसार कि वो उसकी जो सजा है उसको क्षमा कर सकता है, यानी पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अब दूसरा पॉइंट में क्या है, तो राज्यपाल पहले पॉइंट में तो पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, अब दूसरे पॉइंट में क्या है, लघुकरण, क्या है, लघुकरण। लघु, लघु का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, लघु का मतलब छोटा होता है, तो लघुकरण, यानी आप समझ सकते हो लघु का मतलब छोटा है तक। तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसकी प्रकृति को यानी उसकी सजा को बदल सकता है, जैसे सजा अगर फांसी में दी हुई है तो उसको उम्र कैद में कर सकता है। तो सजा की प्रकृति को, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, क्या कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। जैसे किसी को अगर उम्र फांसी की सजा हुई हो तो उसको क्या कर सकता है, उम्र कैद कर सकता है। तो ये सजा की प्रकृति बदलना हो गई। अब तीसरी कौन सी है, पहली हो गई समाधान, दूसरी हो गई लघुकरण, तीसरी कौन सी है, परिहार। कौन सी है, परिहार। कौन सी है, परिहार। परिहार, अब इसमें क्या होता है परिवार में, तो इसमें सजा की अवधि को कम कर सकता है। सजा की जैसे किसी को अगर 20 साल की सजा हुई हो तो राज्यपाल क्या करता है, उसको 10 साल कर सकता है। तो सजा जैसे किसी को उम्र कैद हुई हो तो उसको घटा के 20 साल, 20 साल, 50 साल कुछ भी कर सकता है, लेकिन सजा की क्या अवधि को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो इसमें क्या है, सजा की अवधि को, सजा की अवधि, अवधि को कम कर सकता है, क्या कर सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है। तो पहला समाधान हो गया, दूसरा लघुकरण हो गया, तीसरा प्रत्याहार हो गया। समाधान पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल सकता है, और जो परिहार इसमें क्या कर सकता है, परिहार में सजा की अवधि को कम कर सकता है। अब लास्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, चौथा वाला पॉइंट, इसमें होता है प्रतिविलंबन। क्या होता है, परिविलंबन, परिविलंबन। अब इसमें क्या होता है परिविलंबन में, इसमें होता है, इसमें क्या करता है राज्यपाल, यानी जो सजा हुई है, राज्यपाल जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई तो राज्यपाल उस सजा को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है। यानी सजा को कुछ समय के लिए राज्यपाल रोक सकता है, सजा को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक सकता
सकता है। क्या कर सकता है इसमें राज्यपाल, यानी सजा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए उस सजा को रोक सकता है। जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई और फांसी हो रही है तो कुछ समय, प्रगति बदल नहीं सकता, वो तो हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए उस सजा को क्या कर सकता है, रोक सकता है। राज्यपाल उस सजा को क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। पांचवा कौन सा है, देखिए, तो पांचवा कौन सा है, विराम। कौन सा है, विराम। विराम। अब विराम का मतलब क्या होता है, तो पहला हमने देखा लघुकरण, दूसरा हमने देखा पहला हमने देखा समाधान या समा, दूसरा देखा लघुकरण, तीसरा देखा परिहार, और चौथा देखा प्रविलंबन, और लास्ट देखा जो हम देख रहे हैं विराम। अब विराम में क्या है कि विशेष परिस्थितियों में सजा को रोक सकता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में सजा को रोक सकता है, रोक सकता है। दोस्तों मैंने बताया कि परिविलंबन में सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन विराम में विशेष परिस्थितियां, अगर विशेष कोई परिस्थितियां हो तो ही राज्यपाल सजा को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे किसी स्त्री का जो अगर कोई गर्भवती स्त्री हो, और अगर सजा होने तक उसका क्या कर सकता है, गर्भवती स्त्री को उसका जो टाइम पीरियड है गर्भाधान का, उस समय तक उस सजा को क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे जैसे प्रस्तुति 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 स्त्री के गर्भकाल समय तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो दोस्तों हमने न्यायिक सत्य के अंतर्गत ये 5 पॉइंट देखे। न्यायिक सत्यों में समाधान के सत्य के अंतर्गत जो आर्टिकल 161 में दी गई है उसके अनुसार हमने 5 पॉइंट देखे। कौन सा, पहला समा, जिसमें राज्यपाल कह सकता है, जो राज्यपाल कर सकता है वो पूर्ण रूप से सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। लघुकरण देखा, लघु का मतलब होता है घटाना, तो लघुकरण का मतलब होता है कि सजा की प्रगति को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। मतलब जैसे फांसी की सजा हुई है तो उसको क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। दूसरा होता है, तीसरा देखा परिहार, इसमें क्या करता है, सजा की अवधि को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। चौथा देखा हमने परिवलंबन, इसमें देखा कि सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। और लास्ट देखा हमने विराम, इसमें अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो इस सजा को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे जो स्त्री होती है, जो गर्भवती स्त्री होती है, तो उसका गर्भकाल होने तक उस सजा को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो दोस्तों ये हमारी न्यायपालिक शक्ति थी, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में आर्टिकल 161 के अनुसार समाधान की शक्ति हमने पढ़ी है। तो हमने ये समाधान की शक्ति कंप्लीट कर ली। इसके बाद दोस्तों अब जो राष्ट्रपति की और राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां है, उसमें हम इसके साथ साथ ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं कि राज्यपाल की समाधान शक्ति क्या है और राष्ट्रपति की समाधान शक्ति क्या है। तो उन दोनों में तुलना कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो हम लिखेंगे इस तरफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और इस तरफ लिखेंगे राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका आर्टिकल कौन सा होगा, इसका आर्टिकल कौन सा होगा, तो इसमें जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल होगा इसका 72, इसमें होगा 161, इसमें होगा 161, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। यानी इसमें क्या है, मृत्युदंड, पहला कौन सा है, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, उसमें क्या प्रकृति चेंज करता है, इसमें माफ करता है, पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, लेकिन इसमें राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता। यानी जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है उसको
राष्ट्रपति उसकी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ये पहला अंतर था। दूसरा कौन सा है देखे, दूसरा है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंडित व्यक्ति सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंडित व्यक्ति है उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। जिस सैन्य न्यायालय, जिस सेना का न्यायालय उसके द्वारा जो दंड दिया गया व्यक्ति को अगर उस राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है दया याचिका को, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो दंडित व्यक्ति की दया याचिका को स्वीकार कर सकता है, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं राज्यपाल स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये दो इसके अंतर थे, किसमें, राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है इसके अनुरूप। क्या दोस्तों जो समाधान शक्ति है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? ये सोचो कि जो समाधान शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है तो क्या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल दी जा सकती है। तो नोट लगा कर लिखिए, यहाँ लिखिए नोट, समाधान शक्ति को पुनः न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो समाधान शक्ति दी गई उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों प्रश्न आ जाता है कई बार ऐसा कि क्या राष्ट्रपति द्वारा समाधान शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, राज्यपाल द्वारा जो समाधान शक्ति है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? दोस्तों बिल्कुल दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। अब हमने देखा न्यायिक शक्तियां, हमने पहला देखा कार्यपालिक शक्तियां, दूसरी देखी व्यवस्थापिक शक्तियां। अब दोस्तों कौन से देखेंगे हम, इनकी वित्तीय शक्तियां, यानी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। न्यायिक शक्ति हमने देख ली, अब इसकी वित्तीय शक्तियां कौन सी, वित्तीय शक्तियां, फोर्थ नंबर की कौन सी शक्ति, इसकी वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो दोस्तों राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन सी है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन सी है? तो दोस्तों लिखिए साथ के साथ, आप लिखते रहिए नोट्स में, अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत प्रतिवर्ष अनुच्छेद 202 के तहत प्रतिवर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखने की अनुमति देता है। कौन, राज्यपाल। यानी आर्टिकल 202 के तहत प्रतिवर्ष विधानसभा में जो राज्य का बजट है उसको पूर्व अनुमति कौन देता है, राज्यपाल देता है। यानी विधानसभा में रखने की अनुमति कौन देता है, राज्यपाल। प्रतिवर्ष राज्य बजट को पूर्व अनुमति ऐसे रखने की, सिर्फ पूर्व अनुमति रखना
कौन देता है? राज्यपाल देता है। कौन देता है? कौन देता है? पूर्व अनुमति या रखने की अनुमति, या फिर रखने की अनुमति कौन देता है? राज्यपाल। आर्टिकल 202 के तहत प्रतिवर्ष राज्य बजट को विधानसभा में, कहा? विधानसभा में, विधानसभा में, कहा? विधानसभा में रखने की अनुमति कौन देता है? राज्यपाल देता है। अब ये बजट है, जो बजट देखा हमने, ये बजट इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। बजट अब बजट के बारे में देखते हैं कि ये बजट है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है कि नहीं किया गया? बताइए दोस्तों। तो बजट का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया। इसका उल्लेख संविधान में, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, यानी बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, बल्कि उल्लेख किसका किया गया है? तो आर्टिकल 202 के अनुसार, ये आर्टिकल ना, आर्टिकल 202, 202 के अनुसार किसका उल्लेख है? 202 के अनुसार किसका उल्लेख है? आर्टिकल 202 में, सॉरी आर्टिकल 112, यानी अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का, यानी बजट की जगह क्या किया गया है? आर्टिकल 112 में वार्षिक विवरण का, या फिर वित्तीय वार्षिक विवरण, या वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है। यानी बजट का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 के अनुसार संविधान में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का, विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। शब्द का उल्लेख किया गया है, दोस्तों। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ, बजट की जगह आर्टिकल जो 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ये पॉइंट थे। कौन कौन से? आर्टिकल 202 के तहत प्रतिवर्ष राज्य के बजट को राज्यपाल जो विधानसभा में पेश करेगा, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति या राज्यपाल की अनुमति के आधार पर ही विधानसभा में जो बजट होगा वो पेश किया जाएगा। अनुमति पर ही राज्यपाल, पूर्व अनुमति पर तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो लेकिन जो विधानसभा में बजट होगा ना, वो भी राज्यपाल की अनुमति के आधार पर ही किया जाएगा। इसके बाद में ये देखा कि हमने जो राज्य बजट है, बजट का उल्लेख किसमें है? क्या संविधान में बजट का उल्लेख है? तो दोस्तों, संविधान में बजट के शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 के तहत जो उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में किया गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब राज्य में जो वित्तीय आयोग है, राज्य में वित्त के बारे में जो आर्टिकल कौन सा है? तो राज्यपाल में, जो राज्यपाल है वो प्रति 5 वर्ष के बाद अनुच्छेद 213 आय और वाय के तहत राज्य में वित्त आयोग का गठन करता है। जो राज्य में वित्तीय शक्तियां है जो राज्यपाल की, इसके अंतर्गत राज्यपाल की और क्या शक्ति है? तो जो वित्त आयोग है उसका गठन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, लेकिन किस आर्टिकल के अनुसार करता है? तो आर्टिकल जो 243 आई और वाई है, उसके अनुसार राज्य में राज्यपाल वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। तो लिखिए, राज्यपाल राज्यों में अनुच्छेद 243
आई और वाई, 243 आई और वाई के तहत राज्यों में राज्यपाल राज्य में आर्टिकल अनुच्छेद 243 आई और वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। किस आधार पर करता है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन? तो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन किस आधार पर करता है? आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। अब दोस्तों राज्यपाल गठन तो करता है, लेकिन जो राज्यपाल गठन करता है वित्त आयोग का, तो हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राज्य का जो पहला वित्त आयोग था, राज्य का प्रथम वित्त आयोग, वो कब गठित हुआ? तो राज्य का पहला वित्त आयोग 1995 में ये वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। तो प्रथम वित्त आयोग प्रथम कब गठित हुआ? 1995 में गठित हुआ। कब हुआ गठित? और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे? के गोयल। ये हमारे पूछ सकता है कभी भी कि प्रथम वित्त आयोग था, इसका गठन कब हुआ? 1995 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? के गोयल। कौन बोलते? के गोयल। और ये भी पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार? तो 243 आई और 243 वाई के अनुसार। अब दोस्तों जो वर्तमान वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठवां वित्त आयोग है अपना, उसके अध्यक्ष, उसके भी लिख लिए साथ में, छठवां वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह ये क्या है? ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों हमने देखा वित्त आयोग के वित्तीय सत्य के अंतर्गत हमने देखा कि राज्यपाल राज्य में वित्त आयोग का 243 के अनुसार गठन करता है राज्य वित्त आयोग का, जिसमें प्रथम वित्त आयोग का हुआ 1995 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे। और छठवां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। अब दोस्तों ये पूछ सकता है वित्त आयोग का अगर आता है तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत कि राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है? किसका होता है? तो राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है? दोस्तों राज्य केंद्र में भी होती है संचित निधि और आकस्मिक निधि। तो संचित निधि पर होता है संसद का, और जो आकस्मिक निधि होती है उस पर होता है राष्ट्रपति का। उसी प्रकार राज्य में भी संचित निधि और आकस्मिक निधि होती है। तो संचित निधि पर किसका होता है? विधानमंडल का। और आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का होता है, राज्य में होता है। दोस्तों जो संचित निधि होती है, सिंचित निधि होती है, उस पर तो होता है राज्यपाल का। सिंचित निधि पर होता है विधानमंडल का। सिंचित निधि इस पर होता है विधानमंडल का। और जो आकस्मिक निधि होती है राज्य में उसमें होता है राज्यपाल का, और केंद्र में होती है आकस्मिक निधि उसमें होता है राष्ट्रपति का। तो दोस्तों ये हमारी वित्तीय शक्ति आती है किसकी? राज्यपाल की। तो दोस्तों हमने कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट कर ली, व्यवस्थापिका शक्ति कंप्लीट कर ली, उसके बाद में हमने न्यायिक शक्ति कंप्लीट कर ली, और हमने वित्तीय शक्ति कंप्लीट कर ली। अब दोस्तों जो वित्तीय शक्तियों के बाद में हम देखेंगे कि राज्यपाल की सविवेक शक्तियां क्या क्या है। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां कौन कौन सी सविवेकीय शक्तियां हैं वो भी देख लें दोस्तों। इस प्रकार हमारा शक्तियों का टॉपिक है राज्यपाल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो राज्यपाल की जो सविवेकीय शक्तियां कौन सी है? ये राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां
कौन कौन सी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां हैं, यानी वो किसी से परामर्श नहीं करता, उस आधार पर अपने स्वविवेक से वो निर्णय करता है, वही स्वविवेक की शक्तियां हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी है राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां, कौन कौन सी है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 163 में जो राज्यपाल की शक्तियां है उनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लिखिए दोस्तों, भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छेद 163 में इनका किनका जो स्वविवेक शक्तियां हैं राज्यपाल की, इनका उल्लेख किया गया है। यानी इनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका? राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों का। अब स्वविवेक शक्तियां कौन कौन सी है, तो लिखो दोस्तों, कौन कौन सी स्वविवेक शक्तियां हैं राज्यपाल की। तो पहली शक्ति है इसकी, आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, यानी जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद अगर जैसे दो दल, एक दल विपक्ष होता है, पक्ष होता है, यानी जब चुनाव होता है तो दल अपने अपने जो सदस्य वो खड़े करते हैं, उनके बाद उनमें जो प्रत्येक रूप से जो निर्वाचित होता है, तो उन जो निर्वाचित होकर आने वाले जिस संविधान विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, जो दल होते हैं, उनमें अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, किसी को स्पष्ट बहुमत यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिले, तो राज्यपाल क्या करता है, तो राज्यपाल करता है कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल क्या करता है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए क्या कर सकता है, वो आमंत्रित कर सकता है। तो इसमें लिखो, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर किसी भी दल को विधानसभा में, लिखो विधानसभा में, विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल किसी भी दल को किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी चुनाव होने के बाद अगर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरी कौन सी शक्ति है इसकी, देखिए संविवेक, ये पहले वाली हो गई। अब दूसरी कौन सी है संविवेक शक्ति इसकी, तो दोस्तों जो पहले वाली थी उसमें तो बता दिया हमने कि दल को सरकार बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब दूसरी कौन सी है, तो विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल, तो राज्यपाल के पास अगर कोई विधायक जाता है, विधायक नहीं सॉरी विधेयक जाता है, तो उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ये इसकी क्या है, स्वविवेक शक्ति। यानी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। यानी कोई भी विधेयक हो तो उसको क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो इसकी क्या थी, स्वविवेक शक्ति। अब तीसरी वाली कौन सी है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसकी स्वविवेक शक्तियां हैं राज्यपाल की। अब तीसरी वाली शक्ति कौन सी है कि राज्य में अनुच्छेद
356 यानी राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन के लगने पर जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी अनुशंसा किससे करता है? ये राष्ट्रपति से करता है। किससे करता है? राष्ट्रपति से कर सकता है। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 के अंदर 356 आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है कि अनुशंसा कर सकता है, कि अनुशंसा करता है। ये भी इसकी क्या है? सविवेक शक्ति। अब चौथे नंबर कौन सी है नेक्स्ट वाली? ये इसकी 3 शक्तियां हो गई सविवेक शक्ति। अब दोस्तों ये जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहे अपने, ताकि ये शक्तियां आपको एक ही जगह मिल जाए, फिर आप देखो कभी तो एक ही जगह मिल जाए। तो ये हमारी 3 शक्तियां होगी राज्य की, राज्यपाल की सविवेक शक्तियां। अब नेक्स्ट कौन सी है कि कोई भी राज्य की सरकार अल्पमत में हो, कोई भी राज्य की सरकार अल्पमत में हो तो समय से पूर्व विधानसभा को क्या कर सकता है? विधिकृत कर सकता है। दोस्तों जैसे अगर विधानसभा में जो राज्य में सरकार चल रही है, अब सरकार के पास अगर बहुमत, सरकार विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, यानी कोई भी सरकार जो सत्ता में है अगर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती किसमें? विधानसभा में, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उस विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। तो कोई भी राज्य की सरकार, राज्य की सरकार के अल्पमत होने पर, अल्पमत का है बहुमत नहीं होने पर, अल्पमत होने पर विधानसभा को विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। तो ये 4 शक्ति आती है इसकी, जिसमें पहली वाली थी विधानसभा में आर्टिकल 163 के अनुसार क्या किया गया है? इस शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 163 के अनुसार सविवेक शक्तियों के बारे में बताया गया है किसकी? राज्यपाल की। तो पहले कौन सी थी? तो विधानसभा में किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, यानी उसको सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। दूसरी थी विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ, कोई भी विधेयक अगर वो विधानसभा से पारित होकर जाता है तो जो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? सुरक्षित रख सकता है, यानी उसके विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तीसरी कौन सी थी? तो इसमें राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या कर सकता है? अनुशंसा कर सकता है। चौथी कौन सी थी कि राज्य सरकार के अल्पमत होने पर, अगर किसी राज्य सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है, अगर वो विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उस विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारी जो राज्यपाल की शक्तियां थी आर्टिकल 153 के अनुसार तो हमने कंप्लीट पढ़ ली। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और वित्तीय शक्ति हमने पढ़ ली, और साथ ही साथ उसके सब विवेक शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों जितना हो सके उतना मैंने कंप्लीट गहराई से पढ़ाया है, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए बिल्कुल ही। तो दोस्तों आप जो मैंने पढ़ाया है ना, आपको इस प्रकार नोट्स बनाओ कि ताकि आपको एक बार देखने पर दोबारा आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमारा जो राज्यपाल का जो शक्तियों का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम कुछ अभी बाकी है राज्यपाल का, तो वो देखेंगे, और जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें राज्यपाल के टॉपिक को क्या करेंगे, लगभग उसको समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आपका भरपूर सहयोग रहा RKY PCS क्लासेस पर। तो दोस्तों हम जो राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, इनकी भी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि ये क्लासें आ रही है और RS मेंस की दृष्टि से क्या बनवा रहे हैं? नोट्स बनवा रहे हैं। और दोस्तों इतना कंप्लीट नोट्स बनवा देंगे कि कोई भी टॉपिक हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।